साथियों, मैं सबसे पहले एडवोकेट सुश्री दीपिका सिंह रजावत उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं और आप सबसे भी यह अनुरोध है कि आप सब भी उनका हौसला बढ़ाइए। उन्होंने अंकिता भंडारी बिटिया का जो मामला है उसको पीड़िता के परिवार की ओर से न्यायालय में लड़ना स्वीकार किया है। उनके द्वारा जो कठुआ रेप केस हुआ था, अंकिता भंडारी जो बिटिया है, इसी के मामले की तरह पूरे देश आक्रोशित हो गया था। उस केस को उन्होंने सफलतापूर्वक लड़ा था। अब पहले मैं उन्हीं की बात करूंगा, एडवोकेट महोदया की, और उसके बाद मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि विवेचना जिस प्रकार से हो रही है उससे भरोसा नहीं हो रहा है और क्या होना चाहिए। विशेष करके आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो उस क्षेत्र के जहां अपराध हुआ है उसके जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं उनकी न्यायिक शक्तियों का उपयोग हम सही विवेचना कराने के लिए कैसे कर सकते हैं। जो हमारे विद्वान एडवोकेट्स अभी लीगल फ्रेटर्निटी को ज्वाइन किया है उनको जानकारी होगी कानूनी, तो ये काफ़ी कुछ आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा जो एक सामान्य अपराध किसी भी प्रकार से कहीं पर भी होता है उन सब के लिए उपयोगी होगा। सुश्री एडवोकेट रजावत जी ने एक बात कही जो मैंने पहले आपको वीडियो बनाया था अंकिता भंडारी मर्डर केस पे, मैंने भी कही थी वो बात, मैं सहमत हूँ उनसे कि अगर शासन गंभीर है और अपराधियों को वास्तविक फांसी या सख्त सज़ा उनके अपराध के अनुसार दिलाना चाहता है तो तुरंत धारा 24 की उपधारा 8 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करे। सुश्री दीपिका सिंह रजावत एडवोकेट महोदया जब स्वयं ये केस लड़ना चाहती है और योग्यता रखती है तो मेरा निवेदन है आप मेरे निवेदन को आगे बढ़ाइए। आप भी इस बात पर सहमत हो तो दबाव डालिए शासन पर कि शासन तुरंत उन्हें इस मामले में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करे। उनका भी यही कहना है कि विशेष लोक अभियोजक वो अभियोजन पक्ष का एक इंचार्ज होता है, उसको शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं काफ़ी, ताकि वो सफलतापूर्वक प्रभावी अभियोजन कार्य कर सके। अब वर्तमान में क्या है कि वर्तमान में तो जो हमारे उस क्षेत्र के उस जिले के डीजीसी महोदय है, एडीजीसी महोदय है, वही इस केस को लड़ेंगे। ये स्पष्ट है, अतिशयोक्ति नहीं है। शासन भी जानता है कि वो इस तरह के मामलों में विशेष योग्यता नहीं रखते हैं। दूसरा, उनका नियुक्ति अधिकारी कौन है, कैसे उनकी नियुक्ति होती है, राजनीतिक रूप से वो कितने दबाव में रहते हैं, ये सब जानते हैं। तो यदि ये दिखाई दे कि शासन वास्तव में गंभीर है, खाली कथनी नहीं है कि हम सज़ा दिलाएंगे और इतने वो रसूखदार है, इसकी परवाह नहीं है, तो तुरंत सुश्री दीपिका सिंह रजावत को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करें। एक बात तो मेरी है। दूसरी बात, अब मैं आपको उन्होंने जो बात कही है सुश्री रजावत जी ने, इस बात से तो मैं सहमत हूँ, विशेष लोक अभियोजक वाली बात से। लेकिन एक और बात उन्होंने कही, उन्होंने ये भी कहा कि पीड़िता पक्ष की ओर से जो प्राइवेट एडवोकेट नियुक्त होता है वो ट्रायल में जब विचारण प्रारंभ होता है, जब चार्ज लग जाता है, वो चार्जशीट आने के बाद न्यायालय में, तो उसके बाद जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो ट्रायल की विचारण की कार्रवाइयाँ कहलाती हैं। तो उनमें उन्होंने कहा कि उसकी जो प्राइवेट एडवोकेट है उसकी कोई बहुत अधिक अधिकार नहीं होते हैं और वो जो संबंधित प्रोसिक्यूटर है सरकार का उसे असिस्ट करने के लिए ही कार्रवाई कर सकता है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं सम्मानपूर्वक कहना चाहूँगा कि संभवतः उनको वर्ष 2009 में जो संशोधन किया गया है सीआरपीसी में उसकी जानकारी शायद उनको नहीं हो पाई है। पहले यह था कि जो प्राइवेट एडवोकेट है वो टू असिस्ट द प्रोसिक्यूटर, वो शासन के सरकार के जो प्रोसिक्यूटर है उनको सहायता के लिए हुआ करते थे। लेकिन अब उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया, वो टू असिस्ट प्रोसिक्यूशन वर्ड है। और मैं आपको यह भी बताता हूँ, मैंने आपको बताया था पहले भी कि मैं विशेष लोक अभियोजक शासन की ओर से भी रहा हूँ, सेवानिवृत्ति के बाद प्राइवेट भी मैंने कार्रवाइयाँ की है पीड़िता परिवार पक्ष की ओर से। इस तरह के मामलों में तरीका क्या है कि आप वकालतनामा डालिए, संबंधित प्रोसिक्यूटर उस पर सहमति देंगे और फिर मैंने बयान भी कराए हैं और मैं एक तरह से अभियोजन की तरफ से जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो मेरे निर्देशन में हुई हैं। एडीजीसी या डीजीसी महोदय को इतना वो नहीं है कि वो हम अगर कहें कि हम इसमें बयान कराएंगे या हम इसमें कार्रवाई करेंगे, आर्गूमेंट देंगे, एप्लीकेशन देंगे तो हमें मना कर दें। चूँकि पीड़िता का जो है उसको भी न्याय चाहिए, सोसाइटी को न्याय चाहिए। उनका विश्वास यदि प्राइवेट एडवोकेट पे तो अदालत भी जो है वो बाउंड है और मैंने करके दिखाया है। आप जाए हरिद्वार में, आप जो है वहाँ डीजीसी महोदय हैं इंद्रपाल सिंह बेदी,
एडीजीसी महोदय हैं नीरज गुप्ता जी, उनसे पूछें। और अब तो दंड प्रक्रिया संहिता में इसी वजह से जब काफ़ी दबाव पड़ा होगा तो संशोधन हो चुका है। अब आता हूँ मैं एक दूसरी बात पर। अंकिता बिटिया के पूज्य पिताजी का कहना यह है कि जो पुलकित आर्या है उसके पिताजी को भी रोका जाए। बिल्कुल सही है। मैं कहता हूँ कि उनके खिलाफ तो केस बनता है। आपने गैंगस्टर एक्ट का केस क्यों नहीं बनाया? जब आपकी इच्छा है गैंगस्टर एक्ट का केस बना देंगे, जब इच्छा है नहीं बनाएंगे। और 120 भी आपको पहले मैंने बताया था कि अबैटमेंट सहायता करना, 107, 109 बहुत सारे आपको इस प्रकार के दंडनीय धाराएं आईपीसी में ही मिल जाएंगी कि उनके पूज्य पिताजी जो है पुलकित आर्य के, वो भी इस केस में मुलजिम बनाए जा सकते हैं। रिसोर्ट जो है अवैध बताया जाता है, सब कुछ है। उनकी जो फार्मेसी बताते हैं आयुर्वेद की हरिद्वार में, उसकी भी छानबीन होनी चाहिए। और उनका जो आमले वाली की फैक्ट्री है, तो ये सारा का सारा गैंगस्टर एक्ट में आप लीजिए। और जो बुलडोजर चला और वो सब आप लीजिए। तो 201, 204 आईपीसी पढ़िए। और जब गैंगस्टर एक्ट बनाया जाएगा तो ये सारा एक गैंग है जिसने इस तरह के अपराध कर रहा है और काफ़ी समय से कर रहा है। और इसमें एक फ़ायदा और होगा कि जो भी प्रॉपर्टी संपत्ति इनके पिताजी की है और इसकी है इनके परिवार की है, जो इससे दिखाई देता है कि अपराध से बनी है, उन सब को आप जो है कुर्क कीजिए। और फिर वो साबित करेंगे कि हमारी सोर्स ऑफ इनकम जो वैलिड है, वैध है, उससे हमने प्रॉपर्टी बनाई है, तो रिलीज़ कर दीजिए। अन्यथा उस शासन में नीत हो जाएगी, उसको आप नीलाम करिए और पैसा जो है पीड़ित परिवार को दीजिए। जैसा कि कुमार विश्वास ने कहा कि हमारा टैक्स का पैसा आप दे रहे हैं 25 लाख, उनको तो 1 करोड़ उससे भी ज़्यादा दिया जा सकता है। बहुत प्रॉपर्टी है इन लोगों पर, उनकी प्रॉपर्टी से ही पैसा जो है दिया जा सकता है। और विषय पर आ रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या कार्रवाइयाँ होती हैं। आप देखिए, न्यायालय ने भी निर्धारित किया है, सीआरपीसी में लिखा हुआ है, सबसे पहली कार्यवाही जो विवेचना में की जाती है वो घटना स्थल पर जाए, उसे कार्डन ऑफ करे, कोई साक्ष्य वहाँ पर है उसे नष्ट खुर्द-बुर्द नहीं होने दें। यहाँ पर जो लोग नहीं गए, जो विवेचनाधिकारी थे या जो पुलिस वाले थे, वो रिसोर्ट में तुरंत नहीं गए, उसे कार्डन ऑफ नहीं किया, उसे खुर्द-बुर्द होने दिया, एविडेंस को नष्ट कर दिया गया। वो सारे मुजरिम इसमें बनाइए आप। उन्होंने विवेचना की कार्यवाही इस प्रकार से की है जिससे अपराधियों को लाभ हो, विधिक लाभ हो, सारे जो सबूत हैं वो नष्ट हो जाए, जो सीसीटीवी हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस वगैरह है जिनसे सबूत मिल सकते थे वो सब भी नष्ट हो जाए। अब 201 और 204 इसमें भी उनके पिताजी जो है या वहाँ के जो और भी बताते हैं कि जिन्होंने ये बुलडोजर भेजा, उस सब की जांच कराइए। और ऊपर से के लेवल से इस तरह से आप पूछिए कि क्योंकि वहाँ से भी स्टेटमेंट आया था कि किसने उनको ये सूचना दी कि भाई हमने बुलडोजर से उसको जो है ढा दिया है। तो वहाँ से पता लगेगा कि जो वो शीर्ष स्तर के जो अधिकारी या राजनेता हैं उनको किसने सूचना दी। वो सारे मुलजिम बनाइए आप। ये सब आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके जो विवेचना में कार्रवाई यहाँ है वो उस पर जो है विश्वास पैदा नहीं होता है कि आप वास्तव में प्रभावी कार्यवाही कर रहे हैं, क्योंकि न्यायालय में जो है वो केस कमज़ोर हो जाता है। विवेचना की दूसरी महत्वपूर्ण कार्यवाही जो होती है वह घटना या अपराध जो भी हुआ है उसके सुसंगत तथ्यों और परिस्थितियों को साक्ष्य से सुस्थापित करना होता है। इस मामले में ये स्थापित है कि 18 सितंबर को बिटिया लापता हुई। ये भी स्थापित है तथ्य कि 24 सितंबर को चीला नहर से उसका शव बरामद हुआ। अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा पंचनामे में क्या स्थिति है। और जैसा कि हमारे बहुत से जागरूक नागरिक कह रहे हैं कि चीला नहर में काफ़ी मछलियाँ हैं। 5 दिन तक अगर उसका शव चीला नहर में बरामद रहे तो ये स्वाभाविक है कि मछली उसके शरीर को छत विछत कर देंगी, पानी से शरीर जो है वो फूल जाएगा। लेकिन यदि ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर एकदम से कैसे ये बात सामने आ गई कि जिस दिनांक को 18 सितंबर को वो लापता हुई उसी दिनांक को उसका निधन हो गया। दूसरी एक बात और है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो ये सुस्थापित करती है सामान्य तौर पर और विशेष करके भी कि जब शव बरामद हुआ है उससे कितने दिनांक पहले, कितने समय पहले इसका निधन हुआ है। तो पोस्टमार्टम मैं समझ रहा हूँ कि वो बाद में हुआ है शायद, और ये कहानी पहले बता दी गई कि जिस दिनांक को लापता हुए उसी दिनांक को उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ज़्यादातर ये भी करती है कि कहानी पहले ही सेट कर लेती है वो, और उस कहानी के अनुसार एक साक्ष्य जो है बनाती चली जाती है, एकत्र करती है, या जिसको हम लोग फैब्रिकेशन ऑफ द एविडेंस कहते हैं, साक्ष्य को गढ़ना उनको गढ़ती है। ऑब्जेक्टिव
तरीके से विवेचना नहीं होती है, सब्जेक्टिव विवेचना होती है कि हम जैसा चाहेंगे उस तरह से केस को घुमा के और ले जाएंगे अंत में। यहाँ पर यह समझना चाहिए कि ये क्या है कि चश्मदीद साक्ष्य पर आधारित मामला नहीं है कि कोई कहे कि साहब 18 सितंबर को हमने देखा उसको नहर में धकेलते हुए या वो गिर गई, मोबाइल जा पड़ा है, जैसे भी कहानी बताई जा रही है। ये तथ्य और परिस्थितियों पर आधारित मामला है जिसको पारिस्थितिक जनिक साक्ष्य सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर आधारित मामला कहते हैं। इसमें घटनाक्रम जो भी हुआ है, जो उसके साथ गुमशुदगी से पहले हुआ है, वहाँ से लेकर और उसके निधन तक की सारी तथ्य और परिस्थितियों को साबित करना पड़ता है। और इसीलिए मैंने ये बात कही कि जब उसकी गुमशुदगी हो गई उससे पहले जो भी कुछ हुआ है, इसमें 364, 366 भारतीय दंड संहिता का इजाफा विवेचना में तुरंत कर देना चाहिए था। FIR इसमें रजिस्टर्ड होनी चाहिए थी, अन्यथा ऐसा न करोगे तो इसका सारा लाभ मुलजिमानों को मिलेगा। मुलजिमान भी अपनी कहानी बताएंगे उनसे कि ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। अगर वो हंसी खुशी चली गई तो फिर सारा केस जो है वो खत्म हो जाता है। एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो भी आपको ये वॉइस रिकॉर्डर वगैरह में या जब भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है, या जो भी आपकी चैटिंग वेटिंग है, जब तक आप वॉइस सैंपल लेके और आप इसका जो टेस्ट नहीं कराएंगे कि आवाज़ की पहचान नहीं कराएंगे, एडिटिंग नहीं हुई है, ये सब चीज़ नहीं लाएंगे, तो ये बेमाने हैं और ये सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होती है, ये कॉर्पोरेटिव एविडेंस है, मायने रखती है। लेकिन वो पहले आप जो इसकी कोर्ट में साबित करने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो तो आप करें SIT। अब मैं आता हूँ इस बात पर कि न्यायिक शक्तियों का जो उपयोग है वो हम कैसे कर सकते हैं विवेचना में, प्रॉपर और फेयर विवेचना हो, सही विवेचना, प्रभावी विवेचना हो। इसके लिए तो आप देखिए अपनी स्क्रीन पर एक केस है सकारी बासु बनाम स्टेट ऑफ UP। ये डिसाइड हुआ है 7 दिसंबर 2007 को। उसमें स्पष्ट लिखा है, हमारी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जहाँ पर अपराध हुआ है उस क्षेत्र के जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उनको ये शक्ति है धारा 156(3) CRPC के अंतर्गत कि वो सही विवेचना के लिए जो आदेश है स्टेप ले, कार्रवाई करे, निर्देश दे, देखें, सुपरविजन करें, मॉनिटर करें इन्वेस्टिगेशन का, ना छोड़े आप सरकार या पुलिस अधिकारी जो वरिष्ठ है उनके ऊपर। न्यायिक मजिस्ट्रेट देखें और न्यायिक मजिस्ट्रेट के इस शक्ति का जो प्रयोग है वो पीड़िता पक्ष के जो एडवोकेट महोदय हैं वो भी कर सकते हैं, और कोई भी जो सद्भावनापूर्वक इस मामले में उनकी शक्ति का प्रयोग करना चाहता है वो भी एडवोकेट महोदय जा सकते हैं। क्योंकि यही मैं आपको ये बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है और हमारे हाई कोर्टों का भी ये कहना है, इस्टेब्लिश्ड एक सुस्थापित जो है एक बात निर्देश सामने आ चुका है, विदिता सुस्थापित है कि जो फेयर इन्वेस्टिगेशन है ये मौलिक अधिकार है, फेयर ट्रायल मौलिक अधिकार है। फेयर ट्रायल जब तक नहीं हो सकती जब फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। यह अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान के अंतर्गत ये मौलिक अधिकार बनाया गया है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ये भी उसी के अंतर्गत सब आता है। तो ये आपको आपकी स्क्रीन पर इस संबंध में जो साइटेशन है वो आप देख रहे होंगे, आप इन्हें पढ़िए। ये स्पष्ट हो जाएगा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है उस क्षेत्र के जहाँ अपराध हुआ है वो पर्याप्त शक्ति रखते हैं इनको जो है बाध्य करने के लिए कि आप सही व्यवस्था कीजिए और जो अभियुक्त और जो आप बचा रहे हैं जिनको, उन सबको गिरफ्तार कीजिए। तो ये आप लोगों को करना है। और मैं निवेदन करूंगा सम्मानपूर्वक सुश्री दीपिका सिंह रजावत महोदया से कि जो वो ये करना चाहती तो अभी से कार्रवाई शुरू करें। हमारे लोगों का जो भी वो उपयोग करना चाहे, सहायता लेना चाहे, हम तैयार हैं उसके लिए। न्यायालय जो है, उच्चतम न्यायालय है या उच्च न्यायालय जो भी है, मैं कहता हूँ वो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या गार्जियन ऑफ द लॉ है। और लेकिन वो जो है बिना एडवोकेट की सहायता से नहीं आगे चल सकते हैं, इसलिए एडवोकेट को गार्जियन ऑफ द सोसाइटी कहा गया है। तो एडवोकेट्स को आगे आना चाहिए। खाली बातें या यूट्यूब में हम सब जो देख रहे हैं इससे नहीं काम चलता है। तो आप एक बात तो ये देखिए। उसके बाद दूसरी बात और है कि आप जो है, अगर मैं कहता हूँ आपके न्यायिक मजिस्ट्रेट्स उस क्षेत्र के जहाँ अपराध हुआ है नहीं प्रभावी हो पा रहे हैं, तब फिर आप अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय पर अप्रोच कर सकते हैं और उच्च न्यायालय को बता सकते हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है, चार्जशीट भी आ जाए तब उसके बाद भी जा सकते हैं कि ना तो पर्पसफुल है ना ऑब्जेक्टिव है, और ये जो है ये इसको जो है इसका दम घोट दिया गया है प्रभावशाली लोगों के द्वारा, उनको बचाने के लिए कार्रवाई की गई है। तो फिर इसमें क्या है कि री इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है।
री इन्वेस्टिगेशन, दोबारा सारी चीज़ों का पे विवेचना हो, नई SIT बने और माननीय उच्च न्यायालय के जो पर्यवेक्षण में वो काम करे, वहीं पर प्रोग्रेस दे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, री इन्वेस्टिगेशन है, सब कुछ पावर्स हैं। और ये आपको जो कार्रवाइयाँ करानी है, पहले तो आरोप पत्र आने से पहले आप सक्रिय हो जाइए, और यदि आरोप पत्र आ जाता है तो चार्ज जो आरोप लगता है न्यायालय में अभियुक्तों के विरुद्ध, उससे पहले आप कार्रवाई कीजिए। जब ट्रायल शुरू हो जाएगी तो फिर उसका कोई उपयोग या प्रभावी वो नहीं हुआ करता है। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। अब आपके जो प्रश्न हैं या जो भी आप और समझना चाहते हैं, आप पढ़िए। पहले तो आपको बहुत सारे साइटेशन या बहुत से हमारे धारा वगैरह सब बताई है, आप पढ़िए, और पढ़ने के बाद जो भी आपकी इस पर क्वेरीज हैं या जो भी आपके प्रश्न हैं वो आप मुझसे पूछिए। वीडियो के अंत में आप अपनी स्क्रीन पर एक रूलिंग और देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की है, और उसमें उच्चतम न्यायालय की जो रूलिंग्स हैं, जो निर्देश है, उन सब का विस्तृत से हवाला दिया गया है। ये संभवतः 37 रिट पेटिशंस थी जो एक साथ क्लब कर दी गई, और उनका जो है वो निर्णय उस पर दिया गया, और उसमें भी जो संबंधित क्षेत्र है अपराध जहाँ हुआ, उनके न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय को बहुत ही विस्तृत अधिकार दिए गए हैं, और भी बहुत कुछ कहा गया है। तो इसका साइटेशन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और आप इसको पढ़िए, इसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको। जय हिंद, जय भारत।